नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं स्टार्टअप अल्फा तोराना के फाउंडर सौमिक जी से। दोस्तों, आपको बता दें कि अल्फा तोराना एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि इंश्योरेंस और आईटी सेक्टर में कंसल्टिंग में काम कर रहा है। स्पेशलाइज्ड बिजनेस एनालिसिस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए। स्पेशलाइज्ड बिजनेस एनालिसिस सॉल्यूशंस क्या है, ये हम जानेंगे हमारे फाउंडर से। इसके पहले हम आपको ये भी बता दें कि लगभग 20 सालों से अलग अलग डोमेस्टिक प्लस अब्रोड इंश्योरेंस लीडिंग बिजनेसेस के साथ काम करते हुए, कंसल्टिंग प्रैक्टिस करते हुए सौमिक जी ने एक गैप ढूंढा। उसी गैप को इन्होंने एक मार्केट का फॉर्म दे दिया। उसी गैप को फिल करते हुए इन्होंने एक यूनिक सोल्यूशन मार्केट में लाते हुए एक बिजनेस खड़ा कर दिया और आज एक सक्सेसफुल स्टार्टअप रन कर रहे हैं। तो हम जानेंगे सौमिक जी से इनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में और किस तरीके से इन्होंने मार्केट में एक यूनिक सोल्यूशन लाया है उसके बारे में भी। तो आइए देर नहीं करते हुए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अल्फा तोराना के फाउंडर सौमिक बैनर्जी जी से। तो सौमिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनम जी। सौमिक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई की। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद आपने एमबीए किया। एमबीए के बाद आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन की। इंश्योरेंस में रुझान आपका किस तरीके से आया और इंश्योरेंस में आपने कंसल्टिंग का काम करते हुए आप आगे बढ़ते गए? तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो ये चीज़ कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक बहुत ही डिफरेंट एरेना है, वहाँ से फिर एमबीए और फिर वहाँ से इंश्योरेंस में कंसल्टिंग बिजनेस कैसे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। एक्चुअली एमबीए करते हुआ क्या हुआ कि एक इंश्योरेंस प्लेसमेंट कंपनी आया था, तो वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा रोल्स दिया और मैंने तो आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करने का क्यों सोचा? क्योंकि मैंने जनरल लाइन में जाना चाहता था कि थोड़ा बिजनेस लाइन में जाना चाहता था, टेक्नोलॉजी से थोड़ा शिफ्ट होना चाहते थे, इसलिए मैंने एमबीए किया। तो आपको एमबीए के बाद प्लेसमेंट ऑफर हुई इंश्योरेंस कंपनी की ओर से और आपका प्लेसमेंट हो गया, आप जॉब करने लगे, राइट? तो जॉब करते करते आप डोमेस्टिक से अब्रोड की तरफ भी मूव किए। लगभग 20 सालों तक आप जॉब करते रहे। इस दौरान आपको कब माइंड में आया कि अल्फा तोराना की तरफ मूव करना है? अच्छा, तो स्टार्टअप खोलने का मेरा पहले से ही शौक था एक करने कब का। ये शौक कब हुआ? काफ़ी दिनों से, मैं ऑलमोस्ट लाइक 5-10 साल से मेरे को ये दिमाग में था कि एक दिन मैं एमबीए company करते के start दौरान? करूंगा। नहीं, एमबीए के बाद जब जॉब कर रहा था उसी टाइम में। अच्छा। तो जो मेरा अनुभव था, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन मिला क्योंकि मेरे को जो अनुभव था हासिल हुआ, जैसे इंश्योरेंस बिजनेस में काम करने के बाद फिर आईटी कंसल्टिंग में मैंने काम किया। सो डिफरेंट कंसल्टिंग एंगेजमेंट देश और विदेश में। तो उसके बाद मैं सोचा जैसे आपने बताया कि मैंने एक गैप देखा कि जो कंसल्टिंग लाइन में, जो बिजनेस एनालिसिस लाइन में, तो मैं सोचा कि ये एरिया में हम लोग अगर टैप कर पाएंगे और इसको थोड़ा सक्सेस बनाएंगे तो वो उसमें मेरे को इंस्पायर किया एक चीज़। और सेकेंड चीज़ है, जब मैं अब्रॉड में था, जब मैं इंडिया आया तो मेरे को लगा कि मैं कुछ देश के जो यंगस्टर्स है उसके लिए कुछ करूँ। तो उन लोग को एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट, नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट, पर उन लोग को थोड़ा मेंटर या ट्रेन करके थोड़ा इस एरिया में थोड़ा सक्सेसफुल बनाऊँ। तो इस वजह से मैंने ये फील्ड में ये कंपनी खोला मैंने। सौमिक जी, आपने एक गैप आइडेंटिफाई की और उसी गैप को लेकर आपने मार्केट खड़ा कर दिया, राइट? तो हम जानना चाहेंगे कि ये गैप आपको कब आइडेंटिफाई हुआ, कैसे आइडेंटिफाई हुआ और फिर उसके बाद आप बताएंगे कि ये क्या गैप था जो आपने आइडेंटिफाई किया। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या हो रहा था कि जब मैं बिजनेस एनालिस्ट में रिक्रूट कर रहा था या बिजनेस एनालिस्ट के साथ जब काम कर रहा था, मैंने एक चीज़ देखा कि एक बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए ये एक 360 डिग्री एक एक्सपर्टीज चाहिए। इट्स नॉट ओनली द डोमेन नॉलेज, इट्स नॉट ओनली द टेक्नो फंक्शनल स्किल्स, नॉट ओनली द कम्युनिकेशन कोलाबोरेशन, बट 360 और पूरा चीज़ लेके पूरा एक लीड करना कि एक बिजनेस सोल्यूशन बनाना उसमें। तो जब मैं देखा कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे कि कुछ रिक्वायरमेंट ले रहे हैं क्लाइंट से और रिक्वायरमेंट में एक डॉक्यूमेंटेशन बना के फिर डेवलपमेंट टीम को दे रहा है, वहीं पे उन लोग का जॉब ख़त्म हो जा रहा है। नहीं, बट यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी टीम के साथ बैठ के जो सोल्यूशन बनाना, पूरा एंड टू एंड जर्नी में पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना, तो वो चीज़ मेरे को कम दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा कि ये एरिया में हम लोग
काम करेंगे तो इस पे ये एरिया को सक्सेसफुल और भी ज़्यादा बना सकते हैं बिजनेस एनालिस्ट एरिया में। तो आप जब एज अ जॉब पर्सन, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे थे अपनी कंपनी में इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उस दौरान जब आप जॉब इंटरव्यूज ले रहे थे बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए, तब आपको ये रियलाइज हुआ कि इसका मार्केट है ही नहीं? सही है, राइट, मार्केट तो काफ़ी है बट नहीं उस समय आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि कुछ लैकिंग है जब आप इंटरव्यू ले रहे थे बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए? हाँ इसको जी। लेकर फिर आप आगे बढ़े? हाँ जी, जी, क्या ऐसा महसूस हुआ उस समय? वही देख रहा था जो क्रिटिकल थिंकिंग या थॉट लीडरशिप होता है जो एक सोल्यूशन बनाने के लिए, तो वो चीज़ समटाइम्स मेरे को दिख रहा था कि वो मिसिंग है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि एक रिक्वायरमेंट्स को लेके उसको डॉक्यूमेंट करके सोल्यूशन बना रहा हूँ, और मेनली क्या हो रहा है कि हम लोग टास्क जैसे काम कर रहे हैं, तो वो नहीं। एज अ कंसल्टेंट, एज अ बिजनेस एनालिस्ट हम लोग को थॉट लीडरशिप लेके आना है, और वो थॉट लीडरशिप को हम लोग को एक सोल्यूशन बनाना है। तो वो लोग कहाँ तक काम करके दे रहे थे और उसके आगे का काम क्या आपको करना पड़ रहा था जो आपको गैप महसूस हुआ? हाँ, तो क्या हो रहा था कि तो वो गैप हो रहा था टेक्नोलॉजी टीम और बिजनेस टीम के बीच में, कि जो सॉल्यूशंस में कुछ कुछ गैप्स आइडेंटिफाई हो रहा था, ताकि जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें इट डिड नॉट मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। तो वो एरिया में मैं देखा कि काफ़ी हद तक हम लोग काम कर सकते हैं, तो वो सोच लेके मैंने ये कंपनी खोला। तो आपने ये गैप आइडेंटिफाई किया कि जो बिजनेस एनालिस्ट हैं वो अप टू द मार्क फंक्शनेबल नहीं है, करेक्ट, और एक गैप दिख रहा है आपको जो कि बिजनेसेस के डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है, राइट? करेक्ट। तो इस गैप को फिल करने के लिए आप कैसे आगे बढ़े, और कैसे जन्म हुआ आपके बिजनेस स्पेशलाइज्ड बिजनेस एनालिसिस का? राइट, तो देखिए मेरा जो अनुभव था है प्राइमरीली इंश्योरेंस सेक्टर में है, 20 साल का एक्सपीरियंस जो है, तो उस हिसाब से मैंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया। मेरा एक कंसल्टिंग टीम बनाया, जो लोग डिफरेंट फंक्शनल एरिया इंश्योरेंस के विद इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री से फंक्शनल एरिया में आ रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग कुछ कंटेंट्स या मटेरियल्स बनाए, जहाँ पे जो लोग हम लोग एज अ बिजनेस एनालिस्ट ज्वाइन करेगा उन लोग को ट्रेन भी कर पाएंगे, उसको मेंटर भी कर पाएंगे, और साथ साथ में जो वो एक्सपोजर दे पाएंगे कि वो सोल्यूशन में काम करे। और जब वो काम कर रहे हैं तो पीछे का जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स है उन लोग का हाई टच एक कंसल्टिंग करके वो बिजनेस एनालिस्ट को के साथ गाइड कर पाएगा, मेंटर कर पाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो टीम होगा वो एक तो रियल लाइफ एक्सपोजर, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है, और साथ में उन लोग को सपोर्ट और मेंटरशिप कंसल्टिंग टीम से भी मिल रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपका सोल्यूशंस बेटर होगा क्लाइंट के लिए। मतलब जो भी है एक तरफ स्पेशलाइज्ड बिजनेस एनालिसिस सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, ऊपर से जो कस्टमाइजेशन चाहिए वो कस्टमाइजेशन आपकी तरफ से मिल रहा है। हाँ जी, कस्टमाइजेशंस और बोल सकते हैं, और जो मार्केट का जो एनालिसिस है, मार्केट में क्या रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, क्या क्या नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है, उसको फिर हम लोग फीड कर सकते हैं बिजनेस एनालिस्ट को। मैं जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली आपने इस गैप को फिल कैसे किया? अच्छा, तो जो गैप फिल करना कि ये जो नया जो एआई टूल्स आ रहा है, कि डेटा टूल्स आ रहा है, कि डेटा सॉल्यूशंस आ रहा है, तो वो सॉल्यूशंस हम लोग बिजनेस एनालिस्ट के साथ काम करके उन लोग का वो एक्सपर्टीज हम लोग बढ़ा रहे हैं उसमें। मतलब किस तरीके से? फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हम लोग उन लोग के साथ ट्रेनिंग करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं साथ में, तो वो उसमें क्या हो रहा है कि जो बिजनेस एनालिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो सारे यूज़ केसेस में काम करके उसको अनुभवता प्राप्त हो रहा है। तो इससे आप दूसरे बिजनेसेस की किस तरीके से मदद कर पा रहे हैं? दूसरे बिजनेसेस कहे या फिर अन्य इंडस्ट्री सेक्टर कहे, किस तरीके से आप मदद कर पा रहे हैं? तो वही, जैसे बिजनेस एनालिस्ट लोग जब क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो उसको वो एक एज फैक्टर मिल रहा है कि वो सिर्फ एक रिक्वायरमेंट गैदरिंग और स्पेसिफिकेशंस भी नहीं बना रहा है, पर वो साथ साथ में प्रपोज भी कर रहा है क्या क्या नया सोल्यूशंस हो सकता है उसमें। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट में काफ़ी सॉल्यूशंस आइडियाज़ है, काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ है, बट वो टेक्नोलॉजीज़ वो क्लाइंट के लिए कितना फिट होगा, उतना कितना फिजिबल होगा, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ पॉसिबल। तो आर्ट ऑफ पॉसिबल, आर्ट ऑफ पॉसिबल। ओके, तो ये क्या है ये आर्ट ऑफ पॉसिबल, और आप इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपनी स्टार्टअप के माध्यम से, जिससे कि ये स्पेशलाइज्ड बिजनेस एनालिसिस जो है वो सक्सेसफुल हो पा रहा है बिजनेसेस के लिए? राइट, अभी देखिए मार्केट में तो काफ़ी सॉल्यूशंस है, काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ है, बट वो सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजीज़ कस्टमर के लिए कितना रेलिवेंट है, तो उसके लिए हम लोग कस्टमर के साथ वर्कशॉप करते हैं टू फाइंड आउट उन लोग का क्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, फिर डायरेक्शन मिलने के बाद हम लोग उसके ऊपर रिक्वायरमेंट का इंजीनियरिंग करते हैं कि सॉल्यूशन बनाने के लिए।
फिर हम लोग उसका फिजिबिलिटी एनालिसिस करके एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना के क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। अभी क्लाइंट बोलेंगे कि हाँ ठीक है 70% हम लोग का ये मीट हो रहा है, 30% नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फीडबैक। ओके। तो वो फीडबैक लूप में रख के हम लोग वो सोल्यूशन को थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं, फिर कस्टमाइज़ करके फिर फाइनल इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं। तो क्या होता है कि सॉल्यूशन को एक फिजिबल एरिया में लेके आके कस्टमर के लिए काम करना, तो उसको ही हम लोग आर्ट ऑफ पॉसिबल बोलते हैं, जो एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है। सौमिक जी, इनिशियली आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस की जब आप इस चीज़ को खड़ा कर रहे थे या अल्फा तोराना को आप स्टैब्लिश कर रहे थे? हाँ, तो पहला चीज़ तो है कि मार्केट, राइट। तो मार्केट के लिए एक वैलिडेशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो मार्केट कितना लेगा, कितना डिमांड है। तो उसके वजह से मेरे को काफ़ी इंडस्ट्री से बात करना पड़ा, काफ़ी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट से बात करना पड़ेगा, वो लोग क्या चाहते क्या नहीं चाहते। तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। कुछ क्या हुआ कि मैं कुछ बारे में सोचा, फिर कुछ सॉल्यूशन वो लोग एक्सेप्ट किया, कुछ चीज़ बोला कि नहीं, इसको मेरे को थोड़ा डायरेक्शनली चेंज करना पड़ा कि नहीं मेरे को थोड़ा करना है तो ऐसे करके करना है, नहीं वैसे करके नहीं हो पाएगा। तो ये एक है। सेकेंड है, एक मार्केट आउटरीच के लिए इंडिया में बैठ के थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक पार्टनरशिप बनाया काफ़ी, एक प्रोडक्ट कंपनी के लिए और आईटी सर्विस कंपनी के साथ, क्योंकि सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट करके या कंसल्टिंग करके तो एंड टू एंड सॉल्यूशंस नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए चाहिए कि आपका एक टेक्नोलॉजी टीम और एक चाहिए आपको प्रोडक्ट। तो एक जगह पे जो एक प्रोडक्ट कंपनी प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, सेकेंड जहाँ पे हम लोग उसके ऊपर कंसल्टिंग करेंगे, और तीसरा जो एलिमेंट है जो आईटी डेवलपमेंट के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो तीनों मिलके हम लोग एक क्लाइंट को एंड टू एंड सॉल्यूशंस दे पाएंगे। मतलब बिजनेस एनालिसिस सॉल्यूशन प्लस आर्ट ऑफ पॉसिबल के साथ ये आप तीनों चीज़ों को कंबाइन करके कर पा रहे हैं। राइट। अल्फा तोराना जो नाम है स्टार्टअप का, ये कहाँ से आया? अल्फा तोराना काफ़ी यूनिक नाम लग रहा है, कैसे, क्या कंसेप्ट था इस नाम के पीछे का? हाँ, ये एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और मेरा दिमाग में पहला तो एक चीज़ आया कि तोराना का मतलब है कि गेटवे। जैसे आप तो देखोगे ये कौन सा वर्ड है, कहाँ का वर्ड है ये तोराना? तो ये एक्चुअली हिंदू और बुद्धिस्ट मिथोलॉजी में आप जैसे बुद्धिज्म में आप देखोगे कि वहाँ स्तूपा रहता है, स्तूपा के बाहर एक गेटवे रहता है। ओके। और हिंदू मिथोलॉजी में क्या है कि जब भी कोई विक्ट्री होता था, तो विक्ट्री होने के बाद जो राजा महाराजा जब वापस आते थे वो एक तोराना बिल्ड करते थे, गेटवे। तो गेटवे टू द विक्ट्री, राइट। तो उसका मतलब है तोराना। और अल्फा का मतलब होता है एक्सीलेंस या लीडरशिप, राइट। तो इसका मतलब है गेटवे टू एक्सीलेंस। तो इस हिसाब से मैंने ये टर्म कॉइन किया। इनिशियली क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे सौमिक जी इस चीज़ को एस्टैब्लिश करने में, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? राइट। तो वही है कि जो चैलेंजेस अभी आपने बताए मार्केट को लेकर, हाँ, तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया? पहली बात तो है कि मार्केट आउटरीच करना। एक तो उसको मार्केट आउटरीच करने के लिए हम लोग को पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा, वो पार्टनरशिप उन लोग का नेटवर्क के थ्रू कंपनी को जाना। सेकेंड हो गया कि इनिशियली इस छोटा कंपनी हम लोग स्टार्टअप किए, तो उसके कंपनी के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा ब्रांडिंग और मार्केटिंग में थोड़ा फोकस किया। और तीसरा, इनिशियली जो मेरा 20 साल का इंश्योरेंस का एक्सपोजर है, तो काफ़ी क्लाइंट के साथ काम किया, तो जो रिलेशनशिप के थ्रू एक्चुअली उन लोग के साथ बात करके मैंने वो पाइपलाइन बनाया। तो एक जगह पे मैंने पूरा पाइपलाइन बनाया फॉर द नेक्स्ट 2 साल के लिए, तो काफ़ी इंडियन और अब्रॉड का कंपनीज़ को। सेकेंड एक होगा कि मैंने पार्टनरशिप किया with the IT company and the product companies, the platform companies। और जो तीसरा चीज़ है जो सप्लाई देना पड़ेगा, तो सप्लाई के लिए मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सा कंसल्टेंट टीम मेरे लिए एक्सपर्ट टीम में आएगा। तो अभी तो ग्राउंड वर्क पूरा हो चुके हैं। तो अभी कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, इनोवेशन, इन तीनों चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, राइट? इस कंसेप्ट के अंदर। तो इन्हीं तीनों चीज़ों पे क्यों आप काम कर रहे हैं, दैट इज़ कंसल्टिंग, ट्रेनिंग एंड इनोवेशन, और कैसे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन तीनों में? ये तीनों एक्चुअली इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अगर आप कंसल्टिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो कंसल्टिंग से आपको एक्सपर्टीज मिल रहा है, वो एक्सपर्टीज लेके आप नई पीढ़ी को आप ट्रेन कर पाओगे, राइट। फिर जब ट्रेन कर पाओगे तो वो लोग धीरे धीरे एक्सपर्ट बनेगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ साइकिल। और तीसरा जो इनोवेशन, आप इंडस्ट्री 4.0 में आप देखोगे तो अभी पूरा इनोवेशन का बात चल रहा है। तो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली
हम लोग को इनोवेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, क्या डिफरेंट कर सकते हैं, क्या नया कर सकते आप हैं। इन तीनों सेक्टर्स में, जैसे यही तीनों सेक्टर्स हैं आपके बिजनेस के, राइट, आपके स्टार्टअप कंसेप्ट के, तो आप इन तीनों में कैसे काम कर रहे हैं? कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, इनोवेशन। देखिए, ट्रेनिंग तो हम लोग का डिफरेंट कंटेंट बनाया, क्योंकि नॉर्मल जो ट्रेनिंग कंटेंट होते हैं उसमें काफ़ी थ्योरेटिकल होता है कि डेफिनेशंस होता है, पर रियल लाइफ सिमुलेशंस जो है या आपका जो केस स्टडीज़ होता है, तो वो चीज़ लेके हम लोग जो कंटेंट एम्प्लॉइज को ट्रेन करने के, एम्प्लॉयज़ या नहीं तो बाहर में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए आप जाकर ट्रेनिंग देते हैं या वो एम्प्लॉयज आपके पास आते हैं? डिपेंड कर रहा है। हम लोग जाके भी ट्रेनिंग देते हैं और जो लोग आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। किस तरह से है? और कंसल्टिंग अगर बोलोगे तो अब मैं कॉर्पोरेट्स को कंसल्टिंग करता हूँ, तो वो इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी, बेसिकली इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी। इनोवेशन की अगर हम बात करें तो कैसे हो पा रहा है ये? इनोवेशन का बात करें तो हम लोग बेसिकली क्लाइंट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद हम लोग उसको आइडिएशन करते, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जेएनएआई हो गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा साइंस में जो काम हो रहा है, तो वो जो सॉल्यूशंस है उसको लेके हम लोग एक सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो सॉल्यूशंस लेके हम लोग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्लाइंट को प्रेजेंट, मतलब ये हर बार एक इनोवेशन की तरफ जाता है या इनोवेटिव मेथड होता है? राइट। स्पेशलाइज्ड बिजनेस एनालिसिस का आप प्राइमरली काम कर रहे हैं सौमिक जी, और आप सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस में ही कर रहे हैं। Correct. दूसरी सेक्टर्स में भी कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में तो हम जानना चाहेंगे सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस में ही आप क्यों फोकस्ड हैं, और इस सेक्टर इंश्योरेंस में आप अलग हट कर कैसे कर पा रहे हैं इस कंसेप्ट को, दैट इज स्पेशलाइज्ड बिजनेस एनालिसिस को, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड्स? श्योर। पहला सवाल आंसर करने के लिए ये चीज़ है कि देखिए, कंसल्टिंग आईटी में काफ़ी सारे कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज है, तो मेरे को अगर मार्केट में घुसना है तो कुछ स्पेशलाइज स्किल्स लेके जाना है। तो 20 साल में मैं जो अनुभव था मैंने हासिल किया, उसमें मैं सोचता हूँ कि मैं एक यहाँ पे डिफरेंस कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसीलिए आपका ज़्यादा फोकस इंश्योरेंस में रहता है? इंश्योरेंस में था। तो इंश्योरेंस सेक्टर में ही स्पेशलाइज्ड बिजनेस एनालिसिस को आप अलग हट कर कैसे कर पा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉर्म्स या मेथड्स? तो हम लोग का इन एंड आउट डाइवर्सिफाइड एरियाज में हम लोग काम किया इंश्योरेंस में। जैसे मैंने काम किया, आपका डिफरेंट वैल्यू चेन होता है इंश्योरेंस का। आप मान लीजिए कि अंडर राइटिंग हो गया, क्लेम्स हो गया, सेल्स हो गया, तो एंड टू एंड वैल्यू चेन में हम लोग का अनुभवता है। तो ओवरऑल हम लोग जाके कस्टमर को एसेस करके देख सकते हैं कि अच्छा, आपका ये सिस्टम जो लैंडस्केप है इसमें ये सारे सिस्टम्स है, बट ये चीज़ गैप्स है, तो वो गैप्स आइडेंटिफाई करके हम लोग वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल एक साइलोस में जो लोग काम करते हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट नॉट ऑलवेज पॉसिबल। और टू कॉम्प्लीमेंट माई स्ट्रेंथ्स, मेरे साथ और भी कंसल्टेंट काम कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज फ्रॉम इंश्योरेंस में आके। तो ये गैप्स आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जैसे आप क्लाइंट के पास गए, हम लोग का सिस्टम्स देखा, थोड़ा देखा कि प्रोसेस में थोड़ा कितना एफिशिएंसी हो सकता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के नॉलेज के माध्यम से और उसी टेक नॉलेज के माध्यम से, हाँ बोल सकते हैं। और साथ में जो एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया, वो एक्सपीरियंस पे ये सारी चीज़ मैंने काम कर चुका हूँ पहले, और देश और विदेश में उसके माध्यम से। सेल्स, क्लाइंट पिचिंग, मार्केटिंग, ग्राउंड वर्क पे आपने कैसे काम किया अपने बिजनेस को टेक ऑफ करने के लिए? अच्छा, तो ये अच्छा सवाल है। तो पहले मेरे को काफ़ी प्लान करना पड़ा कि कौन कौन सा मेरा टारगेट मार्केट रहेगा। मेरा कि यहाँ पे जैसे बोला कि टारगेट मार्केट हो गया जो इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, ब्रोकर्स हो गया, इनफैक्ट जो आईटी और छोटा कंपनीज है, जो लोग मार्केट में एक एस्टैब्लिश होना है, तो उन लोग को थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए। तो ये सारे मेरा टारगेट मार्केट मैंने आइडेंटिफाई किया। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने क्लाइंट पिचिंग, मार्केटिंग, उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई किया कौन कौन सा कंपनी के साथ मैं पिच कर सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे हो सकता है। तो उसके बाद मैंने सबके साथ रिलेशनशिप सब एस्टैब्लिश बनाना शुरू किया। तो सबके साथ बात कर रहा था, आपका क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, आपका क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। तो अभी वो क्या, अभी ग्रेजुअली उसके बाद रिलेशंस के बाद अभी हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। तो ग्राउंड वर्क पे आपने किस तरीके से काम किया कि आपका बिजनेस टेक ऑफ हो सके? एक तो एक रिलेशनशिप बनाना तो एक काम है, और सेल्स पिचिंग हो गई, आपकी जो भी रिलेशनशिप बिल्डिंग थी वो हो गई,
क्लाइंट पिचिंग आपने कैसे किया? क्लाइंट पिचिंग जैसे देर आर डिफरेंट तरीके हैं, लाइक एक तरीका है कि जैसे मैंने बोला कि मैंने पार्टनरशिप किया एक टेक कंपनी के साथ, एक प्रोडक्ट कंपनी के साथ, तो फिर जब क्लाइंट के पास पिचिंग जैसे कर रहे हैं तो एक एंड टू एंड सोल्यूशन में आप प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं एक जगह से, दूसरे जगह के एक सिस्टम इंटीग्रेटर्स लेके आ रहे हैं, और तीसरे तरीके से हम लोग कंसल्टिंग कर रहे हैं। तो तीनों मिलके हम लोग वो पिच कर रहे हैं कि ये सोल्यूशन हम लोग दे सकते हैं। और सेकेंड हो गया कि क्लाइंट को हम लोग एक नो कॉस्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली हम लोग एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे एक डेटा साइंस एरिया में कि ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखा के बोल सकते हैं कि ये सोल्यूशन आपको हम लोग करके दे सकते हैं, एंड उसको अच्छा लगे तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएंगे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपने कौन कौन सी चुनी ताकि आप अपने टारगेट ऑडियंस या टारगेट क्लाइंट्स के पास ज़्यादा तेज़ी से पहुंच सके एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स? एक तो है इसमें तो काफ़ी रिलेशनशिप तो मैं एक समझ रही हूँ, हाँ। उसके अलावा और क्या था? एक तो रिगर रहता है कि आपको 1 महीने 2 महीने से हमेशा बात करना चाहिए, Okay. कि समझना चाहिए क्लाइंट का प्रॉब्लम्स Constant क्या है, follow-ups. कांस्टेंट फॉलोअप करना पड़ेगा। Okay. तो ये सीख तो से फिजिकल मोड ज़्यादा था, ऑनलाइन मोड कम था? हाँ, ओके। और साथ में आपका कुछ कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करके शोकेस करना क्लाइंट को कि हम लोग के पास ये कैपेबिलिटीज़ है, तो ये सारे चीज़ में हम लोग काम किया। उस समय जो आपने ऑब्स्टैकल्स फेस किए स्वामी जी, वो आपने हमें बताए। अभी आप क्या ऐसी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उसको कैसे ओवरकम कर रहे हैं? अभी जो नेक्स्ट चैलेंज होगा तो हम लोग को अभी प्रोजेक्ट में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे, राइट? अभी हम लोग कर रहे थे, हम लोग कुछ हाई टच कंसल्टिंग में काम किए, POC बनाने का काम किया, तो जस्ट टू मार्केट वैलिडेट करने के लिए कि क्या सोल्यूशन काम कर रहे हैं कि नहीं। बट अभी नेक्स्ट स्टेज में जब प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो हम लोग का मेन चीज़ होगा हम लोग को कस्टमर को वो एक फैक्टर दिखाना, एक सक्सेस दिखाना। तो वो जो अगर कस्टमर सक्सेस में हम लोग लेके आ पाएंगे तो ही मार्केट में हम लोग का नाम होगा। तो फिर उसके बाद क्वालिटी इज़ द मेन थिंग, राइट? आई मीन मार्केटिंग इज़ वन, बट अगर एक बार क्वालिटी खराब हो गया तो फिर आपका नाम भी तो खराब ये हो तो जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं, हाँ, उनका सक्सेस रेट हाई हो, जिसको कि आप एक एक्स फैक्टर के तौर पे दिखा सके। एग्जैक्टली। राइट, बट इसके अलावा भी क्या आपकी कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं? नहीं, अभी तक तो यही है कि एक छोटा 2-3 प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, एंड उस हिसाब से फिर ग्रेजुअली हम लोग लैंड एंड एक्सपैंड करेंगे। और जो चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं उसमें से एक आपने ये बताया कि ट्रस्ट फैक्टर, राइट? तो इसको फॉर द टाइम बीइंग आप कैसे टैकल कर रहे हैं या ओवरकम कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ट्रस्ट फैक्टर। अभी इतना दिन से जो एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो इस हिसाब से एक ट्रस्ट फैक्टर जो मेरा नोन क्लाइंट्स को ऑलरेडी है। तो अभी क्या होगा कि नया कंपनी करने के नया बाद clients, उसको उनका क्या? हम लोग को फिर इसलिए हम लोग फोकस कर उनके रहे लिए हैं, आप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे प्रूफ हैं? ऑफ कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोग के उनके पास ये problems को कैपेबिलिटी लेकर। है, ये सॉल्यूशंस है, तो वही चीज़। फिलहाल में आपके रेवेन्यू जनरेशन मॉडल किस तरीके से है? अच्छा, तो रेवेन्यू मॉडल जैसे कंसल्टिंग वर्ल्ड में 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक हो गया एक आउटकम बेस्ड मॉडल, जहाँ पे कस्टमर को एक सोल्यूशन चाहिए, हम लोग वो सोल्यूशन करके देंगे तो उसके हिसाब से प्राइस रखेंगे? फिक्स प्राइस रखेंगे। और सेकेंड हो गया आपका, उसको बोलते हैं टाइम एंड मटेरियल। उसमें क्या होता है कि जितना दिन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जितना एफर्ट लगा रहे हैं, उसके हिसाब से वो लोग क्लाइंट बिलिंग करते हैं। आर्ली बेसिस या डे बेसिस, किस तरीके से? डिपेंड करता है, लाइक बिलिंग तो नॉर्मली मंथली होता है, बट कैलकुलेशन आपका आवरली बेसिस पे होता है। ओके। फिलहाल में कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके स्टार्टअप के माध्यम से जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप से इनकम जनरेट हो पा रही है? अभी तक तो हम लोग का अराउंड 12 टीम मेंबर्स है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विच इंक्लूड्स किस तरीके से? कुछ डायरेक्टर्स है, कुछ मतलब वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरीके से? मतलब 12 में किन किन का क्या क्या रोल है? राइट, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोग का एक एम्प्लॉयज़ है, कुछ जो एम्प्लॉयज़ कोई बिजनेस एनालिस्ट लाइन में है, कुछ UX डिज़ाइनर्स है, और कुछ हम लोग का डायरेक्टर्स है जो कंसल्टिंग वर्ल्ड से आया है। उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग किस तरीके से है? डायरेक्ट आपका ये सैलरी बेसिस या फिर कुछ और भी है? किसी के साथ सैलरी बेसिस, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, किसी का एक्चुअली स्टेक्स है मेरे कंपनी में, और किसी के साथ पार्टनरशिप बेसिस में काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग ये बिजनेस करेंगे, साथ में करेंगे, तो उन लोग का क्या तो जब परसेंटेज पार्टनरशिप रहेगा? होती है तो वो लोग पैसे नहीं लेते?
नहीं, जो अगर बिजनेस आएगा तो हम लोग कंबाइन हम लोग शेयर करेंगे जो ओके। जो रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू आपने बाद में जनरेट किया सौमिक जी, लेकिन इनिशियली इन लोगों को पे आउट देने के लिए आपने कैसे इंतजाम किया, क्या किस तरीके से? Right. सेविंग्स या कुछ और? मेरा सेविंग्स एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था तभी मैंने चेक कर लिया था मेरा रनवे कितना है, कितना दिन तक मैं चला सकता हूँ, राइट, विदाउट रेवेन्यू। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा फंड एक्यूमुलेट किया था एंड वो फंड से ही अभी चल रहा है। एक्यूमुलेट किया था सेविंग से ही या मेरा सेविंग से। कोई स्कीम्स या गवर्नमेंट के किसी जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ मिल पाया है? अभी तक तो नहीं। एक्चुअली जो मेरा प्लान है कि अभी मैं बूटस्ट्रैपिंग ही करूँगा एंड ग्रेजुअली जब बिजनेस बढ़ेगा एज अ फेस्ड अप्रोच में मैं इन्वेस्टर्स के बात करके फंडिंग लूँगा। सो सो आई डोंट वांट टू टेक वे फॉरवर्ड विजन क्या है आने वाले समय में? आप अपने आप को एक स्टैंड देने के लिए क्या प्लान्स या स्ट्रैटेजीज अपनाए हैं? ओके, तो एक चीज़ देखिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है अभी जो जितना भी डेवलपर्स लोग काम करते हैं वो लोग बेसिकली एक ह्यूमन डेवलपर्स है, राइट। और आज के ज़माने में इनोवेशन में एआई एजेंट्स बोल के एक चीज़ आ रहा है, तो कल देखेंगे कि तो एआई एजेंसी आपका वो डेवलपमेंट काम करेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपका बिजनेस एनालिस्ट का रोल काफ़ी भी डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि पहले आप स्पेसिफिकेशन लिखते हैं ह्यूमन के लिए, आप इंटरैक्ट कर रहे थे एक ह्यूमन के साथ। कल आपके साथ ह्यूमन के साथ आपका एजेंट के साथ काम करेगा कि उसको क्या स्पेसिफिकेशन समझ में आएगा, कैसे यूजर स्टोरीज लिखा जाएगा, कि कैसे प्रॉम्प्ट दिया जाएगा, हम लोग उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट दिया जाएगा जैसे कि वो काम इफेक्टिवली कर पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 और एक चीज़ है कि काम करते करते कैसे एआई एजेंट्स बेसिकली कितना नॉलेज, बिजनेस नॉलेज या बिजनेस एक्यूमेंट गैदर कर सकता है, क्योंकि कल वो और भी इफेक्टिव हो। सिमिलरली हम लोग को भी अनुभव तो होगा कि फ्रॉम अ बिजनेस एनालिस्ट कि एआई एजेंट के साथ कैसे काम करना, कौन सा लैंग्वेज में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। मतलब आप अपने ही सेक्टर में एआई एजेंट के माध्यम से इसको और डोमिनेंट और इफेक्टिव बनाने का प्लान कर रहे हैं, इसको एक मजबूत स्टैंड देने के लिए। सौमिक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।